नमस्कार आप सभी को। मैं नेहा दैया त्रिदिशाएं क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूं और आज की हमारी क्लास रहने वाली है एक बहुत ही मोस्ट अवेटेड वीडियो, निबंध लेखन। बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट किया था, डिस्कशन ग्रुप में भी बोला था और कई सारे लोगों ने इसके लिए डायरेक्टली भी बोला था कि निबंध लेखन इसके लिए ज़रूर करा दें, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और अगर मैं निबंध लेखन की सीरीज आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ तो उनको बहुत सारे पैसे अपने वेस्ट करने से वो लोग बच जाएंगे। कोई कोचिंग का नोट्स उनको नहीं खरीदना पड़ेगा, या फिर कोचिंग के जो भी उन लोगों को एडमिशन करानी है तो उन लोगों के पैसे बच जाएंगे। ठीक है, तो ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जो पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और मुझे लगता है कि इतना सब कुछ मैं करा दूंगी। दो इसके फैक्ट हैं और यही कहते हैं कि मैं अपनी वीडियो में इतना करवा दूंगी आप लोगों के लिए कि आप लोगों को किसी भी कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही बारीकी के साथ, बहुत ही डिटेल में मैं CSIR का सिलेबस आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। ठीक है, तो ये उन्हीं लोगों के लिए है और साथ ही जो और भी लोग सीखना चाहते हैं ये उन लोगों के लिए भी है। तो किसी भी कोचिंग में जाने से पहले, पैसे फूकने से पहले आप लोग इसको ज़रूर देख लें। जिन लोगों तक नहीं पहुंचे उन लोगों तक पहुंचाने की आप कोशिश करें, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए मैं प्रोवाइड कर रही हूँ। तो निबंध लेखन एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। निबंध लिखना हम सभी विद्यार्थियों के जीवन की सबसे एक कठिन चुनौतियों में से एक रहा है। चाहे हमारी पढ़ाई विद्यालय स्तर की रही हो, कॉलेज के स्तर की हो, या फिर प्रतियोगी परीक्षाओं के स्तर की, निबंध लिखने की चुनौती विद्यार्थियों के सामने हमेशा ही बनी रहती है। कई सारे विद्यार्थियों के मन में सवाल उठता है कि आखिर उनसे निबंध क्यों लिखवाया जाता है। मैं ये बात उन सभी विद्यार्थियों के लिए बोल रही हूँ जो लेखक नहीं हैं। हो सकता है कोई लेखक हो और जो इतने एक्सपर्ट हो निबंध लिखने में कि जो कहें कि ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है, तो ये बात उन लोगों के लिए नहीं है। मैं एक औसतन विद्यार्थी जो सब के लिए लागू होती है बात, मैं वही बात कह रही हूँ कि निबंध लिखना हम सब के लिए बहुत ही एक टफ टास्क हो जाता है। चाहे वो आपके UPSC लेवल का हो, चाहे आपके स्टेट सर्विसेज के लेवल का हो, या फिर SSC के एग्जाम में हो, तो निबंध आपसे लिखवाया जाता है। क्यों लिखवाया जाता है? यहाँ तक कि स्कूलों में भी हम लिखते हैं, कॉलेजों में भी लिखते हैं, फिर कंपटीशन में आकर के भी हमें यही लिखना होता है। और सिविल सर्विसेज में तो स्पेशली एक आपका अलग से एग्ज़ाम ही होता है UPSC में निबंध लेखन से संबंधित। ऐसे ही जो स्टेट के होते हैं उनमें भी आपसे निबंध लिखवाया जाता है। तो सभी लोगों का एक सहज सा सवाल है कि आखिर उनसे ये निबंध क्यों लिखवाया जाता है। क्या निबंध को पढ़ करके कोई उनके मानसिक स्तर या व्यक्तित्व का मूल्यांकन कर सकता है? और अगर कर सकता है तो कैसे कर सकता है, और कैसे वो एक बेहतरीन निबंध लिख सकते हैं ताकि बहुत अच्छे मार्क्स उनको एग्ज़ाम में आ जाएं। अब इस पूरी वीडियो को शुरू करने से पहले हम ये सारे क्वेश्चंस को सुलझाने की कोशिश करेंगे और इस पूरी वीडियो के थ्रू मैं बताऊंगी कि कैसे आप अपनी जो निबंध लेखन की कला है वो डेवलप कर सकते हो। क्योंकि निबंध लिखने की कला ये कोई जन्मजात कला नहीं है, तो आप इसको अभ्यास के थ्रू ही सीख सकते हैं। ठीक है, और अगर आप ठान लेंगे कि आपको एक प्रभावशाली निबंध लिखना ही है, एक निबंध लेखक बनना है, तो 1 से 2 महीने के निरंतर जो अच्छे तरीके के अभ्यास से आप बहुत अच्छा निबंध लिख सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको बेसिकली कंटेंट की तो ज़रूरत होती ही है। तो आप कंटिन्यू न्यूज़पेपर पढ़ें, मैगजीन्स पढ़ें, कोई अच्छी अच्छी किताबें पढ़ें। इनके ऊपर तो फोकस ज़रूर आपका रहना चाहिए, क्योंकि उसके लिए आपको कंटेंट तो चाहिएगा ही लिखने के लिए, है ना। तो हम शुरू करते हैं निबंध लेखन की अपनी क्लास। ये CSIR CASC का एग्ज़ाम 2024 में जो हुआ है, फर्स्ट स्टेज ऑलरेडी हो गई है। सेकंड स्टेज में जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है फॉर द पोस्ट ऑफ ASO और SO के लिए, उसका सिलेबस है यहाँ पे। ऐसे राइटिंग के 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जो 100 नंबर के होंगे, यानी 50-50 नंबर का आपका एक क्वेश्चन रहने वाला है। एक आपका प्रेसी राइटिंग है, आपका जो टॉपिक है प्रेसी राइटिंग हम ऑलरेडी कर चुके हैं। पूरा इसका जो प्रैक्टिस सेट है वो भी लगा लिए हैं। जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखे हैं तो वो देख लीजिए। एक क्लास इसकी सार लेखन से संबंधित या संक्षेपण की है पूरी डिटेल में, और 10 उसके प्रैक्टिस सेट है जिसमें 3-3 का मैंने एक फॉर्मेट बनाया था, जिसमें 2 गद्यांश मैं सोल्व करवाती थी क्लास में और एक आप लोगों को खुद से एज ए होमवर्क करना होता है। तो टोटल मिला करके लगभग 30 गद्यांश की हमने प्रैक्टिस की है। तो 30 नंबर मैं उम्मीद करती हूँ उन लोगों ने पक्के कर लिए हैं जिन लोगों ने वो वीडियो देखी है, उसका अभ्यास किया है।
लेटर या एप्लीकेशन राइटिंग की भी क्लास ऑलरेडी हो गई है, आधा उसका सेशन खत्म हो गया है, जिसमें शासकीय पत्र कैसे लिखे जाते हैं, पत्र क्या होते हैं, कैसा उनका फॉर्मेट होता है, लिखने का क्या तरीका है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सब वीडियो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। उसमें एक सेक्शन आपका बचा है अर्धशासकीय पत्र से संबंधित, वो भी आप लोगों का करवा दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं ऐसे राइटिंग की, ये सबसे बड़ा पार्ट है। 50-50 मार्क्स के आपके 2 ऐसे रहेंगे, तो जाहिर है सबसे ज़्यादा वेटेज है वो इसी सेक्शन का है। तो इम्पोर्टेंट भी है ये एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से भी और आपके पढ़ने के हिसाब से भी, दोनों ही दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और टाइम भी ये सबसे ज़्यादा ही मांगेगा, क्योंकि इसमें लिखना भी आपको सबसे ज़्यादा ही है एग्ज़ाम में, तो प्रैक्टिस भी आपको इसकी सबसे ज़्यादा करनी है। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। और शुरू करने से पहले, जैसा कि हमारा नियम है और आप लोगों को भी करना चाहिए, माँ सरस्वती देवी का ध्यान करते हुए ओम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्या आरंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। हे माँ सरस्वती, हम आपको प्रणाम करते हुए अपना अध्ययन शुरू करने जा रहे हैं, हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। तो जिन लोगों ने अभी तक त्रिदिशाएं क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग त्रिदिशाएं क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। और कमेंट सेक्शन आप सभी लोगों के लिए खुला हुआ है, आप वहां पर कमेंट कर सकते हैं। कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, कोई फीडबैक सजेशन आप लोग देना चाहे तो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल भी है आप लोगों के लिए, तो आप वहाँ पर भी मुझे मैसेज कर सकते हो। एक डिस्कशन ग्रुप के नाम से भी अलग से एक बनाया है टेलीग्राम जो त्रिदिशाएं क्लासेस डिस्कशन ग्रुप, ठीक है। तो आप वहाँ पे भी डायरेक्ट मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आप लोगों का रिप्लाई ज़रूर करूँगी और जो भी आपके डाउट्स होंगे उनको सोल्व करने की भरपूर कोशिश की जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास। सबसे पहले निबंध क्या है ना। निबंध लिखने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है भाई, निबंध है क्या। सबसे पहले तो यही कोशिश करेंगे कि आखिर निबंध है क्या। तो ये एक विधा है, विधा एक जनर है के रूप में निबंध क्या है ये, और ये अन्य विधाओं से अलग कैसे है। एक शब्द है विधा, ये शायद जो लोग हिंदी साहित्य के नहीं विद्यार्थी रहे होंगे तो उनको एक शब्द थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन ये एक नया लग रहा होगा, लेकिन विधा है एक ये। इसका अर्थ है जैसे साहित्य, संगीत या कला उनकी विशेष शैलियाँ होती हैं, वैसे ही लिखने की भी एक शैली है ये। उदाहरण के लिए जैसे कोई कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, लेख और समीक्षा, इन सभी जो विभिन्न विधाओं के उदाहरण ही हैं, ठीक है। तो किसी भी विधा में यानी लिखने के तरीके में उतरने से पहले बेहतर होता है कि उसका जो चरित्र है उसको अच्छे तरीके से समझ लिया जाए। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी इस विधा की ठीक ठाक समझ होगी, तभी निबंध लिखने की प्रक्रिया में आप अपना लगातार मूल्यांकन भी कर सकेंगी और प्रभावशाली निबंध भी लिख सकेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो जानना ज़रूरी है निबंध है क्या। तो निबंध एक विधा है, ठीक है। कुछ लोग मानते हैं कि ये जो निबंध है एक बहुत ही प्राचीन भारतीय विधा रही है, जिसका मूल संस्कृत साहित्य में खोजा जा सकता है। यह बात सही भी है कि संस्कृत में एक निबंध नाम की एक विधा मौजूद थी, जिसमें धर्मशास्त्रीय सिद्धांतों की विवेचना की जाती थी। इस विधा में क्या होता था, लेखक पहले अपने से जो विरोधी सिद्धांत थे उनको चुनौती के तौर पर पेश करता था और फिर एक एक करके अपने तर्कों या प्रमाणों की मदद से उन सभी सिद्धांतों को ध्वस्त करता था। चूंकि इस विधा में प्रमाणों का निबंधन किया जाता था, इसीलिए इसका नाम पड़ गया निबंध, ठीक है। क्या पड़ गया इसका नाम, निबंध। एक और इस चीज़ के लिए तर्क दिया जाता है निबंध, ठीक है। इसको जब आप तोड़ के देखोगे निबंध, तो बंध मतलब बंधन और नी मतलब उससे रहित होना। बंधन से रहित कोई भी विधा क्या कही जाएगी, निबंध कही जाएगी। यानी कोई बंधन नहीं है इस पे, आपके विचारों पर कोई बंधन नहीं है। आप अपने हिसाब से उस टॉपिक पर सोच सकते हैं, उस पर अपने विचार दे सकते हैं, आप लिख सकते हैं। आप उसको वर्णन तरीके से लिख सकते हो, आप उसको तार्किक तरीके से लिख सकते हो, समस्याओं या घटनाओं का जो भी वर्णन करते हुए लिख सकते हो, पोइट्री के हिसाब से लिख सकते हो, ठीक है। तो क्या है, निबंध है ना। तो पोइट्री का मतलब ये नहीं कि पूरा का पूरा निबंध आपको एक पोइट्री के में ही लिख देना है, मतलब उसकी पंक्तियों का भी उसमें प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। लेकिन वो क्या है, बंधनों से रहित है।
और संस्कृत में कहा गया कि जो पुराने जो किसी भी विधा में प्रमाणों का जो निबंधन किया जाता था, इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया, निबंध पड़ गया। अब जो आज के निबंध हैं, जो आज हम लिखते हैं, वो तो थी इसकी शुरुआत की बात, मतलब एक हम मानते हैं कि कहाँ से क्या है इसकी शुरुआत। आज के निबंध क्या हैं? तो आज का जो निबंध है वो अपने चरित्र और स्वरूप में संस्कृत के निबंध पर नहीं बल्कि अंग्रेजी के एसे पर आधारित है, और आपके सिलेबस में एग्जैक्टली यही वर्ड मेंशन किया गया है इंग्लिश में, ठीक है, एसे राइटिंग। अतः निबंध विधा को समझने के लिए हमें आधुनिक जो यूरोपीय साहित्य है उसकी पृष्ठभूमि का थोड़ा सा अनुसंधान कर लेना चाहिए कि आखिर ये शुरुआत कहाँ से हुई, क्या, तो जब हमें ये पता चलेगा कि आखिर ये है क्या, तो उसकी डिमांड के अनुसार भी हम लिख सकते हैं, उस डिमांड को फुलफिल कर पाएंगे। शुरुआत कैसे हुई? आधुनिक विधा के रूप में निबंध की शुरुआत 1580 में एक फ्रांस के लेखक थे मोंटेन, उन्हीं के हाथों ही मोंटेन ने अपने निबंधों के लिए एसे शब्द का प्रयोग किया, और एसे का जो अर्थ होता है वो होता है प्रयोग करना। एसे का क्या अर्थ है? प्रयोग करना। दरअसल उस समय में फ्रांस में कहानी, नाटक और कविताओं जैसी कई सारी विधाएं प्रचलित थी, लेकिन जो निबंध का क्लेवर है वो उन सबसे थोड़ा अलग था। उसमें कहानियों की तरह ना तो यहाँ पर कोई पात्र थे, ना ही कोई चरित्र या पात्र एक ही बात होती है वैसे तो, ठीक है। तो उनमें ना तो कहानी या उपन्यास की तरह कोई चरित्र और पात्र नहीं थे, तो ठीक है। दूसरा, घटनाएं भी नहीं थी। अब घटनाएं भी नहीं है, चरित्र भी नहीं है, कोई पात्र भी नहीं है, तो आप लिखेंगे क्या? अभी तक कहानियों में आपने देखा होगा एक गांव था, गांव में तालाब था, तालाब के किनारे सब लोग अपने पशुओं को पानी पिलाने जाते थे या वहां पर बैठे रहते थे, ठीक है, खेत थे, तो दृश्य बन जाता है ना, पात्र बनते हैं, दृश्य बनते हैं और घटनाएं बनती है। लेकिन यहाँ पर तो ना पात्र थे, ना चरित्र हैं, ना घटनाएं हैं, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो नाटक में कहानी के साथ साथ दृश्य हैं और मंच की बहुत बड़ी भूमिका होती है, लेकिन निबंध में तो ये भी नहीं था। और अगर कविताओं से उसकी तुलना करें तो कविताओं में क्या था? छंद है, तुक है, लय है, ये सब आप लोगों को देखने को मिलेगा, लेकिन निबंध में ये सब भी नहीं थे। तो निबंध क्या है? दरअसल पोइट्री में नहीं था वह, या फिर पद्य में नहीं था वो। किस विधा की रचना थी? गद्य विधा की रचना थी। गद्य और पद्य दो रचनाएं होती हैं। पद्य मतलब पोइट्री वाला सेक्शन, कविताएं जिसमें लिखी जाती है, और गद्य जिसमें कहानी, नाटक, उपन्यास, ये सब विधाएं आपकी शामिल होती हैं। तो अब निबंध इन सभी विधाओं से क्या था? बहुत ही अलग था। जो एडिसन है और सैमुअल जॉनसन, उन्होंने मोंटेन का जो पीछा करते हुए या अनुसरण करते हुए उन्होंने फिर और निबंध लिखे। तो एडिसन और सैमुअल जॉनसन जैसे पश्चिमी निबंधकारों ने अपने निबंधों को सुधारा आगे जाकर के, और निबंधों को एक भावपरक, कल्पना प्रधान, अनियंत्रित, उच्च श्रृंखल और मनमौजी रचना के रूप में प्रस्तुत किया, ठीक है। उन्होंने इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाया, और आगे बढ़ाते हुए उन्होंने क्या किया? मोंटेन के बाद में जो एडिशन है सैमुअल जॉनसन, उन्होंने एक भावपरक रूप दिया, इनको कल्पना प्रधान दिया, अनियंत्रित यानी जिसका कोई कंट्रोल नहीं है, कुछ भी उसमें लिखे जा रहे हैं, मनमौजी रचना के रूप में परिभाषित किया। उसमें विचार, तर्क, विश्लेषण जैसे तत्वों को इन्होंने खास महत्व नहीं दिया। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, ये पश्चिमी ऐसे वाली बात है। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने निबंध की जो परिभाषा दी वह इस नजरिए को व्यक्त करने वाली प्रतिनिधि परिभाषा बन गई। उन्होंने कहा कि निबंध मन की मुक्त मौज, अनियमित, अपरिपक्व सी रचना है, एक ऐसी कृति है जो ना तो नियमबद्ध है और ना ही व्यवस्थित। एन ऐसे इज ए लूज सैली ऑफ माइंड एंड irregular undigested piece, not a regular and orderly composition। यानी एक ऐसी रचना है जिसका ना कोई ऑर्डर है, अनियमित है, अपरिपक्व है, ना ही व्यवस्थित है, ना ही नियमबद्ध है। और यही निबंध है भी। निबंध में क्या है? कुछ लोग उसको, कुछ लोगों के निबंध जब आप पढ़ रहे होंगे, अगर आपने पुराने निबंध किसी के पढ़े हैं तो, या कुछ पढ़ा है तो, कोई किसी घटना से शुरुआत होती हुई आप लोगों को दिखाई देगी। किसी निबंध की शुरुआत किसी पोइट्री से होती हुई शुरू दिखाई देगी, किसी की कोई समाचार पत्र की हेडलाइन से शुरू होता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। या कोई अपने विचारों से शुरू कर सकता है, या जो ऐसे का जो टॉपिक दिया गया है उसको खोलते हुए शुरू कर सकता है, उसका अर्थ बताते हुए कर सकता है। तो कोई नियमितता नहीं है, कोई क्रमबद्धता नहीं है, केवल अपने हिसाब से अपने भाव को वहां पर व्यक्त करते हुए आप लोग देख सकते हैं। सबसे कठिन विधा के रूप में ये उभरा क्योंकि इसने पाठक को बांध कर रखना सबसे मुश्किल काम था। ये आज भी है।
कि आप लोग भी जब अपना ऐसे लिख रहे होंगे ना, तो हर क्षण आप लोगों के मन में ये डर रहता है कि कहीं पढ़ने वाला हमारा ऐसे पढ़कर बोर ना हो जाए और उठा करके पन्ना पलट दे और आपको एग्ज़ाम में कम नंबर आ जाए। तो ये आज भी सबसे मुश्किल काम है। मुश्किल इसलिए भी था क्योंकि इसमें मनोरंजन पैदा करने के लिए ना तो घटनाएं थी, ना ही कहानियाँ। इसमें केवल क्या थे, विचार या भाव थे जो बिना किसी ओट या माध्यम के सीधे ही व्यक्त होने थे। अगर निबंध लेखक के पास सूक्ष्म विचार क्षमता और सीधे दिल तक पहुंचने वाली भाषा है तो वह अपने पाठक को चमत्कृत कर सकता है। यानी अगर आपके पास में 500 से 700 शब्दों के अंदर, क्योंकि 50 नंबर का आपका निबंध है तो इतने ही शब्द हो सकते हैं, 500 to 700 इसी के बीच में आपसे पूछेंगे, ठीक है। अगर आपके पास में सूक्ष्म विचार करने की क्षमता है और इतने शब्दों में आप सीधे दिल तक पहुंचने वाली भाषा का प्रयोग कर सकते हो, तभी आपका ऐसे कोई पढ़ पाएगा और खुश हो जाएगा और आपको अच्छे नंबर दे देगा। यही कारण है कि हिंदी साहित्य में निबंध लेखन के जो बादशाह कहे जाने वाले आचार्य हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, उन्होंने कहा है कि यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध क्या है, निबंध गद्य की कसौटी है। इस बात का आपको ध्यान देना है, निबंध क्या है, गद्य की कसौटी है। हिंदी के कुछ प्रसिद्ध निबंधकार भी रहे, ठीक है, जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे निबंध लिखे हैं। हालांकि प्रताप नारायण मिश्र है, प्रेमचंद है, राजेंद्र यादव है, डॉक्टर नामवर सिंह, बालकृष्ण भट्ट, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इन्होंने हिंदी में एक ऐसी शैली प्रस्तुत करने की कोशिश की कि जो पश्चिमी साहित्य में निबंध लिखे जा रहे थे उनसे बहुत ही हटके थी। दरअसल जो पश्चिमी साहित्य की निबंध विधा है उसमें आप लोगों ने देखा कि उसकी ना तो कोई निश्चित परिभाषा है, जैसे निबंध लेखन पर जैसे जैसे वो एक धीरे धीरे प्रयोग एक परंपरा विकसित होती है, धीरे धीरे उसमें नए नए प्रयोग होते हैं और नए नए प्रयोगों के साथ में उस विधा के अंतर्गत नए नए विषय शामिल किए जाते हैं और इसी वाद विवाद के माध्यम से निबंध के नए नए प्रकार बनते चले गए और एक निश्चित परिभाषा फिर भी देना मुश्किल ही रहा, ठीक है। और हमारे यहाँ के जो निबंध है, जो हिंदी साहित्य के निबंध है, कुछ कुछ इंग्लिश साहित्य के भी आप देख सकते हो, जिसमें निबंध को एक गंभीर, चिंतनपरक, विश्लेषणात्मक और विचार प्रधान रचना के रूप में स्वीकार किया गया है, ठीक है। पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन मोंटेन के बाद में एक राइटर आते हैं, इंग्लिश राइटर, बेकन नाम है उनका, उन्होंने निबंध के लगभग बहुत सारे प्रकार लिखे और मोंटेन के लगभग 17 वर्ष के बाद, यानी 1597 के आसपास, वो 1580 में थे, ठीक है, उनके बाद में बेकन ने अंग्रेजी में ऐसे निबंधों की परंपरा शुरू की जिसमें बौद्धिकता भरी हुई थी, ठीक है, भौतिकता नहीं, बौद्धिकता यानी दिमाग वाली चीज़ें भरी हुई थी। और धीरे धीरे मान लिया गया कि बेकन की जो गंभीर विचार प्रधान रचनाएं हैं वो भी निबंधों की एक नई शैली का प्रतिनिधित्व करती हैं, ठीक है। तो हालांकि मोंटेन फिर भी निबंधों के प्रवर्तक रहे, लेकिन एक नया प्रचलन जो शुरू किया वो बेकन ने ही शुरू किया और इन्हीं का परिणाम था कि निबंध का जो शब्द का विस्तार है वो धीरे धीरे हुआ और आगे चलकर आप लोग देखोगे कि थॉमस माल्थस एक नाम का एक अच्छा सा राइटर थे, थॉमस माल्थस, और वो जनसंख्या की सिद्धांत पर एक निबंध लिखते हैं, ठीक है। और इसी भूमिका को आगे बढ़ाते हुए हमारे हिंदी साहित्य में क्या वर्णन भी मिलेगा चीज़ों का, विचार भी मिलेंगे, ठीक है। बहुत सारे अन्य विधाएं भी अन्य जो प्रकार हैं वो भी यहाँ देखने को मिलेंगी। जैसे हमारे यहाँ के हिंदी निबंधों की विशेषता की अगर बात की जाए तो उसमें गंभीरता देखने को मिलेगी, विचार प्रधान रहेंगे, वो भाव प्रधान भी रहेंगे, तार्किकता है उन निबंधों में, है ना। हमारे यहाँ के जो लेखकों ने लिखे एक तार्किक ढंग से लिखा है और उस तार्किकता के साथ में जितनी भी समस्याएं हैं उन समस्या के सभी आयामों को खोलते हुए और साथ ही उसमें कुछ थोड़ी बहुत कल्पनाएं भी आपको देखने को मिलेगी और जो पढ़ने वाला है उसके भी भाव को कुरेदते हुए दिखेंगे। ऐसे निबंधों की यहाँ पर विशेषता है और कुल मिलाकर देखा जाए तो हिंदी निबंधों में विचार और विश्लेषण पक्ष की प्रधानता पूरे निबंधों में बनी रहती है। निबंध की शैलियों में इतना वैविध्य होने के बावजूद यह बात हमेशा मानी गई है कि निबंध का केंद्रीय पक्ष क्या होता है, लेखक का व्यक्तित्व ही होता है। केंद्रीय पक्ष क्या है, लेखक का व्यक्तित्व। आज भी एग्जाम में जब आप लिख रहे होते हैं तो यही चेक करने के लिए ही ऐसे राइटिंग की जाती है कि आपके भाव क्या हैं, लिखने वाले के विचार कैसे हैं, वह चाहे भावनाओं के रूप में व्यक्त हो
ये केंद्रीय जो पक्ष है लेखक का यानी व्यक्तित्व, वह जो लेखक का व्यक्तित्व है वह चाहे भावनाओं के रूप में व्यक्त हो या विचारों के रूप में, निजी जीवन के उदाहरणों में दिखे या फिर लेखक के दर्शन या विचारधारा के रूप में, केंद्र में हमेशा व्यक्तित्व ही रहता है। और यह व्यक्तित्व ही सीधे सीधे पाठक के सामने आता है जो पढ़ रहा है, और आपके केस में ये सीधा सीधा किसके पास जाएगा, एग्जामिनर के सामने आएगा, क्योंकि निबंध की कोई ओट या ढाल नहीं होती है। तो परीक्षाओं में आपसे किस प्रकार के निबंधों की अपेक्षा की जाती है, अगर इसका उत्तर पूछा जाए तो ये सीधा सीधा है विचार प्रधान निबंधों की। हाँ, यह ज़रूर है कि कुछ निबंध ऐसे भी पूछे जाते हैं जिनमें कल्पनाएं अपनी भूमिका निभाती है, जैसे अंतरिक्ष का तीव्र आकर्षण, ऐसा विषय हो गया। ठीक है, तो ऐसे विषयों से थोड़ा सा आप लोगों को क्या मिलती है, एक विचार प्रधानता देखने को। कुछ कल्पनाएं आप जोड़ सकते हो, लेकिन इतना लिखने के बावजूद भी आपको ध्यान रखना है कि केवल कल्पनाओं में गोते नहीं लगाने हैं। ये कल्पनाएं अमर्यादित ना हो, अनियंत्रित ना हो और उच्छृंखल ना हो, वो विचारों के अनुशासन के भीतर ही गुथी हुई हो, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। अब संपूर्ण चर्चा के आधार पर अगर हमें निष्कर्ष निकालना हो कि निबंध क्या है, तो निबंध किसी भी विषय पर लिखी गई एक ऐसी गद्यात्मक रचना है जिसमें लेखक कहानी, घटना या चरित्रों के बिना सीधे ही अपने विचार, भाव और कल्पनाओं के साथ पाठक के समक्ष उपस्थित होता है। निबंध का केंद्रीय तत्व होता है लेखक का व्यक्तित्व। आप जो भी उसमें लिखेंगे, आप अपने विचारों के अनुसार लिखेंगे, आपके जो भाव रहेंगे, आप किस नज़रिए से किसी चीज़ को देख रहे हैं, यही आपका केंद्रीय व्यक्तित्व बताएगा जो आप उसमें लिखेंगे। ठीक है, तो निबंध कोई गणित या भौतिक विज्ञान तो है नहीं कि हर व्यक्ति का प्रश्न जो रहेगा या उसका लिखने का जो ढंग रहेगा वो एक ही जैसा हो। निबंध तो विचारों, भावनाओं और कल्पनाओं की भूमि पर हमेशा खड़ा होता है, और ये सभी तत्व व्यक्तियों में, जो जितने भी व्यक्ति हैं उन सब में अलग अलग रूप में मौजूद होते हैं। इसीलिए किसी भी व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व की परीक्षा करने के लिए उसके निबंध कौशल को परखना एक बेहद प्रभावशाली तरीका माना जाता है, ऐसा सब लोगों का मानना है। ठीक है, तो ये हमारा बात हो गई जो निबंध के ऊपर। ये है क्या, क्यों शुरुआत हुई, क्या लिखा जाता है, इतना मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। नहीं समझे होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए भाई, मैं अगली जो क्लास रहेगी तो उसमें थोड़ा सा और विस्तार पूर्वक तरीके से इसको समझाने का भरसक प्रयास करूंगी। अब बात कर लेते हैं निबंधों के प्रकार की। अब क्योंकि निबंध की तो कोई निश्चित परिभाषा है नहीं, वैसे ही निबंध के प्रकार भी तय नहीं हैं। कुछ लोग शैली के आधार पर निबंधों के प्रकार बताते हैं, तो कुछ विषय वस्तु के आधार पर, जैसे धार्मिक हो गए, राजनीतिक हो गए, है ना, आर्थिक निबंध हो गए। इस तरीके से ये कैसे निबंध है, ये निबंध हो गए इनकी विषय वस्तु के आधार पर। कोई कोटेशन दे दी जाते हैं तो उसके आधार पर हो गए, आपके दर्शन के आधार पर हो गए, किसी की शिक्षाओं से संबंधित हो गए, वैज्ञानिक हो गए, या फिर आपके कूटनीतिक हैं, भौगोलिक हैं, जनसंख्या के ऊपर हो गए, जनसंख्यिकीय हो गए, पर्यावरण की घटनाओं से संबंधित हो गए, तो या पर्यावरण चिंताओं से संबंधित हो गए, पर्यावरणीय पारिस्थितिकी हो गई, महिलाओं के ऊपर हो गए, बच्चों के विकास पर हो गए, यानी एक लैंगिक दृष्टिकोण के हिसाब से हो गए। तो इस तरीके से विषय वस्तु की अगर हम बात किया जाए तो विषय वस्तु के दायरे में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ टाइप लेकर आई हूँ प्रयोजन के हिसाब से, यानी पढ़ना है हमें, उस हिसाब से आप 4 मुख्य तरीके इसके समझ सकते हो। सबसे जो पहला तरीका है वो है वर्णनात्मक निबंध। अब ये वर्णनात्मक निबंध कैसे होते हैं, वर्णन मतलब किसी भी चीज़ को डिस्क्राइब करना। अब कैसे कर सकते हो, जैसे सीधा सीधा सा मतलब इसका हो गया कि पूछी गई विषय वस्तु की जो भी विशेषताएं हैं उसके बारे में आपको बताना है। जैसे हम स्कूल में पढ़ते थे जब, ठीक है, तो ऐसे टाइप वाले ही जो निबंध होते थे वो दिए जाते थे जो छोटे छोटी क्लास में होते ना, जैसे मेरे विद्यालय पे लिखो, गाय पर लिखो, मेरे प्रिय मित्र पर लिखो। तो इस तरह के जो निबंध होते थे वो क्या होते थे, वर्णनात्मक निबंध होते हैं ना। भारतीय लोकतंत्र पर लिखो, तो इसमें विचार भी दिए जा सकते हैं हालांकि, लेकिन भारतीय लोकतंत्र कैसा है इसके बारे में लिखने तो वर्णनात्मक आप लिख सकते हैं। तो एक शैली ये हो गई वर्णनात्मक, और क्योंकि ये बच्चों से लिखवाए जाते हैं तो उस समय पे ऐसे ही वाक्य उसमें लिखते थे ना, गाय की 2 आंखें होती हैं, 4 टांगें होती है, उसकी एक पूंछ होती है, वह दूध देती है, शांत स्वभाव की होती है। तो ये सभी जो निबंध होते हैं वो पराये
उन लोगों से लिखवाए जाते हैं, उस स्तर पर लिखवाए जाते हैं जहाँ पर विश्लेषण या कल्पना आप नहीं करते हैं, ठीक, केवल उसकी जो विशेषताएं हैं उनका आप वर्णन कर देते हो। छोटे स्तर पे होते थे तो इससे ज़्यादा क्या ही लिख सकते थे, जैसे दीपावली पर लिखवा दिया, ईद पर, मेरी पहली बस यात्रा, रेलवे स्टेशन का दृश्य। धीरे धीरे उसमें क्या होता है, थोड़ा थोड़ा कल्पनाओं का समावेश होना शुरू होता है। तो दूसरे टाइप के जो निबंध होते हैं वो होते हैं कल्पनात्मक। अब जब आप 10th क्लास तक गए होंगे तो आप लोगों ने ऐसे निबंध देखे होंगे जिसमें आपसे किसी पिकनिक का दृश्य पूछ लेते हैं, ठीक है, तो उसके बारे में आपको लिखना है, या रेलवे स्टेशन का दृश्य है, मेरी वहाँ की यात्रा, तिब्बत की यात्रा, ऐसी यात्रा वैसी यात्रा, तो उसके बारे में आप लोगों को लिखना है। या फिर आपने कोई सीन इमेजिन करना है, उसके बारे में। अब बहुत बार ऐसा होता है ना कि आपसे पूछा यदि मैं प्रधानमंत्री होता। अब क्योंकि आप 10वीं क्लास में, आप प्रधानमंत्री भी तो है नहीं, लेकिन यदि होता तो यहाँ पर क्या है, कल्पनाओं का समावेश आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ठीक है। या मेरे सपनों का भारत, मेरे सपनों के भारत में क्या है, आपकी कल्पनाएं हैं। अगर ईश्वर हमारे सामने आ जाते, या फिर यदि भारत और पाकिस्तान का विभाजन ही नहीं होता। ऐसे जो निबंध होते हैं वो कैसे होते हैं, कल्पनात्मक निबंधों की श्रेणी में आते हैं। तो जब हम विद्यालय से 10वीं क्लास 12वीं क्लास तक की 10th स्टैंडर्ड तक में जाते हैं तो हमसे अक्सर क्या पूछे जाते हैं, कल्पनात्मक निबंध पूछे जाते हैं। तीसरा जो टाइप आता है वो है विचार प्रधान निबंध। क्या है, विचार प्रधान निबंध। और विचार प्रधान निबंध हमसे पूछे जाते हैं कॉलेज टाइम पे, प्रतियोगी परीक्षाओं में, ठीक है। तो इन जगह पर जब हम जाते हैं तो क्योंकि धीरे धीरे बच्चा और बड़ा हो जाता है तो उसकी दिमाग की जो क्षमताएं हैं वो पैनी और विकसित होती जाती हैं, और अब वो सिर्फ वर्णन करने या कल्पना तक सीमित ना रह करके तथ्यों का, भावों का, विचारों का या सामाजिक घटनाओं का एक तार्किक विश्लेषण करने लग जाता है, उसके अपने विचार डेवलप होते हैं। तो इसीलिए कॉलेज के विद्यार्थी या जो प्रतियोगी परीक्षाओं के विद्यार्थी हैं उनसे विचार प्रधान निबंधों पर लिखने के लिए कहा जाता है। ऐसे ही विषयों पर उनसे निबंध भी पूछे जाते हैं, जैसे उदाहरण हो सकता है केवल राजनीतिक अधिकार महिलाओं की स्थिति में सुधार नहीं ला सकते, पश्चिमीकरण और आधुनिकीकरण, है ना। तो इस तरह से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कैसे हैं, विचार प्रधान निबंध है, ठीक है। जैसे सत्य जिया जाता है, सिखाया नहीं जाता, वैसे ये अमूर्त की श्रेणी में आते हैं, लेकिन फिर भी विचार प्रधान निबंधों की श्रेणी में भी ये निबंध आते हैं ना। क्या जैसे जीएसटी पे पूछ लिया, जैसे आप लोगों से जीएसटी के बारे में आप लोगों को विचार करने हैं, लोक प्रशासन में पारदर्शिता की आवश्यकता, तो ये कैसे हैं, ये विचार प्रधान निबंधों की श्रेणी में आते हैं। और ऐसे ही आप लोगों से एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। या फिर मीडिया के ऊपर क्वेश्चन है, जैसे मीडिया का अतिस्क्रिय होना क्या एक स्वस्थ लोकतंत्र का एक सूचक है, ये टॉपिक है ना, तो मीडिया के ऊपर है। अब आप आजकल देख रहे हो मीडिया पर सुबह से शाम तक क्या चलता है, तो सूचना की जगह, ठीक है, जैसे ऐसा लग गया है कि कंपटीशन की होड़ लग गई है जहाँ पर मूवी से ज़्यादा एक्शन रिप्ले किया जाता है। और कुछ लोग तो ऐसे हैं वो डरावनी शक्ल लेकर के आते हैं और ऐसे सनसनीखेज न्यूज़ सुनाते हैं, इतनी तो हकीकत में भी नहीं रही होगी वो। तो मीडिया अब इसका उल्टा भी लिख सकते हैं ना आपकी, कैसे मीडिया अगर सक्रिय नहीं है या अपने काम को लेकर के ईमानदार नहीं है तो क्या वो चौथा स्तंभ बन सकता है लोकतंत्र का। तो इस तरीके से क्या है, ये विचार प्रधान निबंध है और यही आपके एग्जाम में आप लोगों से पूछे जाते हैं, तो एग्जाम के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं ये। चौथी जो श्रेणी आती है वो आती है अमूर्त निबंधों की। अमूर्त निबंध कौन से होते हैं, दरअसल अमूर्त शब्द का अर्थ है जिसे अमूर्त यानी जिसे इंद्रियों से अनुभव ना किया जा सके, सिर्फ बुद्धि से समझा या विचार किया जा सके। जैसे श्रेष्ठ व्यक्ति एक शब्द है ना, श्रेष्ठ व्यक्ति, तो इसका क्या है, अनुभव का विषय है ना। श्रेष्ठता की अवधारणा क्या है, अमूर्त है। जैसे अगर आपसे कोई क्वेश्चन कोई ऐसे पूछा जाता है गांधी और मार्क्स, तो क्या है, ये व्यक्ति हैं। गांधी और मार्क्स क्या हैं, व्यक्ति हैं। तो ये वर्णनात्मक निबंध की श्रेणी में आ सकते हैं या विचार प्रधान निबंध में आ सकते हैं। अगर इनके बारे में कुछ इनकी जो थ्योरीज हैं उनको आप क्रिटिसाइज करें तो विचार प्रधान में आ सकते हैं। लेकिन यदि आपको कहना है गांधीवाद के बारे में बात करना है या मार्क्सवाद के बारे में बात करना है तो ये कैसे आ जाएंगे, ये ऐसी श्रेणी में आ जाएंगे, अमूर्त श्रेणी में आ जाएंगे, क्योंकि अमूर्त विषय वो होते हैं जो सामान्य जीवन की घटनाएं या तथ्यों से सीधे तौर पर नहीं जुड़े होते हैं और लेखक से एक चरम स्तर की जो तर्क है, विश्लेषण है या कल्पना संबंधी क्षमता है उनकी उम्मीद करते हैं।
जैसे एक अमूर्त विषय मैं बताती हूँ, निष्काम बौद्धिक जिज्ञासा यथार्थ सभ्यता का जीवन रस है, एक हो गया। या फिर जैसे एक शब्द मैं यहाँ पर बोल रही हूँ, सुअर संतुष्ट से अच्छा है असंतुष्ट शुक्रात का होना। तो ये कैसे हैं, विचार प्रधान है, साथ ही अमूर्त श्रेणी में। अब इनके ऊपर में आपको क्या करना है, सोचना है, ठीक है, महसूस करना है, चीज़ों को भाव बनाने हैं। तो ये कैसे विषय हैं, अमूर्त श्रेणी के विषय आ जाते हैं। और हमारा जो इतने सालों का अनुभव है वो यही कहता है कि धीरे धीरे जब हम बड़े होते जाते हैं, या कोई भी व्यक्ति जब बड़ा होता जाता है, तो हम वर्णनात्मक निबंधों से आगे बढ़ते हुए अमूर्त निबंध लिखने की स्थिति में पहुंच जाते हैं। अभी हम फिलहाल विचार प्रधान निबंध की श्रेणी में हैं, क्योंकि हमें एग्जाम के दृष्टिकोण से लिखना है। तो इन चीज़ों को आपका ध्यान रखना है, ठीक है। आपका जो निबंध है लिखते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब आप निबंध को लिखें तो आप ऐसा निबंध लिखें जो केवल अपने काल के मुद्दों पर आधारित हो करके भी सर्वकालिक प्रवृत्ति का हो, है ना। केवल अपने वर्तमान स्तर तक बंद कर ना रह जाए, वो क्या हो, एक सर्वकालिक स्तर का हो। ऐसे निबंध आप लोगों को लिखना है। अब निबंध लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, उसकी प्रक्रिया क्या है, उससे जुड़ी हुई चुनौतियाँ क्या हैं, ये हम अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे। और निबंध लिखने का तरीका जानेंगे कि आखिर किस किस तरह से आप अपने निबंध को लिख सकते हैं। तो ये थी आज की क्लास। इसमें हल्का इंट्रोडक्शन हो गया और एक भाव भी आपको पता चल गया कि आपको अपने निबंधों में किस तरह से लिखना है, किस तरह का निबंध हो सकता है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। और वीडियो कैसी लगी ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और उन लोगों तक भी पहुंचाने का कोशिश कीजिए जिन लोगों को इसकी वाकई बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और क्योंकि ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जा रही है, तो मेरी आप सभी लोगों से हाथ जोड़ करके विनती है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि बहुत एफर्ट लगाना पड़ता है भाई आप लोगों के लिए ये क्लासेस लेकर आने में। एक तो हिंदी टाइपिंग इतना टफ काम हो जाता है ना, जिसकी कोई हद नहीं है। और क्योंकि सारे काम मुझे अकेले ही करने पड़ते हैं, तो मेहनत और ज़्यादा हो जाती है। तो इस मेहनत के बदले बस मैं आप लोगों से यही मांगती हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें जितना हो सके, और जिन लोगों को ज़रूरत है उन लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। तो ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।